everyone, welcome back to my channel. I am Aarti Kaushik, your tutor again here with another topic जिसमें हम बात करने वाले हैं एंजाइमोलॉजी की। तो देखिए, हम HPSC PGT बायोलॉजी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। वैसे तो हमारा क्या होता है कि ये बायोकेमिस्ट्री में आता है, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड, मेटाबॉलिज्म, बट सिलेबस में क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में इसको इंक्लूड किया गया है। तो मैंने प्लेलिस्ट में भी अपनी प्लेलिस्ट का नाम भी यही रखा है जिसमें ये सारे टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। तो अभी तक के मेरे जितने भी टॉपिक हैं जो इस सिलेबस के यूनिट में दिए गए हैं वो सारे कवर हैं। सिर्फ रहता क्या है, एंजाइम्स वाला टॉपिक रहता है। तो एंजाइम अकेला एक बड़ा टॉपिक है, इसको बनाने में 8 से 10 लेक्चर लग जाएंगे। आज ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, इंट्रोडक्टरी सेक्शन रहेगा एंजाइम से रिलेटेड। तो और इस टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून विद मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर या मेरे MCQ सीरीज़ की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले सप्ताह मैं बीमार थी, मेरे को काफ़ी फीवर हो रहा था बार बार फ्रीक्वेंटली, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई और मैं रेगुलर नहीं थी अपने टेलीग्राम चैनल पे भी। उसके लिए तहे दिल से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। बट आज से या मतलब मंडे से इवन आपको सैटरडे है आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बट ये आपको मिलेगी ट्यूसडे को, ठीक है। तो आपको अभी से मतलब हर दिन आपको 9:30 से 9:30 बजे के बीच में 10 MCQ का क्विज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और उसके साथ ही एक आर्टिकल मिलेगा फॉर रिवीजन, ठीक है। और हम एंजाइम वाला जो टॉपिक है डेली एक लेक्चर इसका अपलोड करेंगे। इसके अलावा मेरे 2 लेक्चर होते हैं हर दिन, तो दूसरे लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंजाइम को नहीं करेंगे, किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आज के वीडियो का जो कंटेंट रहेगा वो क्या रहेगा, आज की जो हमारा आज का जो वीडियो हमारी होगी उसका कंटेंट क्या रहेगा। हम पढ़ेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एंजाइम्स की, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है एंजाइम्स की, एंजाइम को एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कैसे यूज़ किया जा सकता है, एंजाइम्स में या दूसरे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, एपो एंजाइम क्या होते हैं, होलो एंजाइम, को फैक्टर, को एंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, एंड राइबोजाइम्स क्या होते हैं। तो ये सारे टॉपिक आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स के इंट्रोडक्टरी सेक्शन से। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। तो लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं, इस वजह से ये बायोलॉजिकल है। कैटलिस्ट इस वजह से हैं क्योंकि ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, या तो हमारी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं या स्लो डाउन कर देते हैं। तो रेगुलेट कर रहे हैं, किसको रेगुलेट कर रहे हैं, रेट को। किसके रेट को, बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को। केमिकल, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है, बायोलॉजिकल सिस्टम में हो रही है, इसलिए बायोकेमिकल रिएक्शन। तो बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, इस वजह से इनको कैटलिस्ट बोला जाता है। और बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं, इस वजह से बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोला जाता है। बट जब ये कोई रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो उस रिएक्शन में ये खुद कंज्यूम नहीं होते, उस रिएक्शन में ये वैसे के वैसे ही प्रेजेंट रहते हैं, ना ही ये परमानेंटली चेंज होते हैं, ना ही ये कंज्यूम होते हैं। बस ये क्या करते हैं, हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को रेट को इंक्रीज कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, स्टार्च होती है हमारी, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक सेकेराइड है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है। इसको माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है, अमाइलेज, जो हमारी सलाइवा में पाया जाता है, जो सलाइवरी ग्लैंड हमारी बक्कल कैविटी में सिक्रेट करती है। तो अमाइलेज स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा और उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो माल्टोज क्या है, हमारी एक स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट है, और स्टार्च हमारी क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है और माल्टोज हमारी डाइसेकेराइड है, ठीक है। तो स्मॉलर है हमारी माल्टोज एज कंपेयर टू स्टार्च, क्योंकि माल्टोज में सिर्फ 2 मोनोसेकेराइड यूनिट है, ठीक है। तो ये स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट है। अगर मैं एंजाइम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करना चाहूँ तो एंजाइम्स किस चीज़ के बने होते हैं,
प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीनेशियस होते हैं एंजाइम नेचर में। ये लिविंग सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, मतलब कि उनके रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इनको किसी भी बायोकेमिकल सिस्टम के अंदर किसी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, मतलब कि बहुत स्मॉल अमाउंट में ये क्या कर सकते हैं, किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। ये खुद किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कंज्यूम होते हैं और ना ही परमानेंटली चेंज होते हैं। ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि अमाइलेज जो हमारा एंजाइम है वो प्रोटीन को भी तोड़ सके, नहीं, ना ये लिपिड को तोड़ेगा ना ये प्रोटीन को तोड़ेगा, ये स्पेसिफिकली स्टार्च को ही माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। तो एंजाइम क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे ही एक्ट करते हैं। जैसे हर ताले की एक चाबी होती है, उसी तरह हर एक एंजाइम का एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है जो उसकी एक्टिव साइट पे आके बाइंड करता है और जिसको ये क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एंजाइम वर्क अंडर रिलेटिवली माइल्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। ये किसी ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं, अदरवाइज ये डी नेचर हो जाते हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के हैं। तो अगर बहुत हाई टेम्परेचर होगा या बहुत कम या बहुत ज़्यादा पीएच होगा तो ये क्या कर जाएंगे, डी नेचर कर जाएंगे, मतलब कि इनका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है या टर्शरी स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो इनकी डी नेचर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बहुत हाईयर टेम्परेचर पे और बहुत लो टेम्परेचर पे, बहुत हाई पीएच पे और बहुत लो पीएच पे। तो ये इंटरमीडियरी टेम्परेचर और इंटरमीडियरी पीएच पे ही ऑप्टिमम लेवल पे ही ये क्या कर पाते हैं, काम कर पाते हैं, वर्क कर पाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंजाइम के, जैसे अमाइलेज हमारा स्टार्च पे एक्ट करता है और स्टार्च को हमारा स्मॉलर शुगर यानी कि माल्टोज में तोड़ देता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पे काम करता है और प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। लाइपेज हमारा लिपिड के ऊपर काम करता है और लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। लैक्टेज हमारा लैक्टोज पे एक्ट करता है, जो कि हमारी मिल्क शुगर होती है, और लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। इसी तरह डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड पे एक्ट करता है और न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड करके डीएनए की सिंथेसिस कर देता है। तो ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं जिनका सबस्ट्रेट क्या है, स्पेसिफिक है। अमाइलेज सिर्फ स्टार्च पे काम करेगा, पेप्सिन सिर्फ प्रोटीन पे काम करेगा, लाइपेज सिर्फ लिपिड पे काम करेगा, लैक्टेज सिर्फ लैक्टोज पे काम करेगा और डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ न्यूक्लियोटाइड पे काम करेगा। तो इनके जो सबस्ट्रेट हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। अब एंजाइम एज अ बायोकैटलिस्ट कैसे काम करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं। कैसे स्पीड अप करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके, पर खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को हम ई से दिखाते हैं, कैपिटल ई स्मॉल ए। ठीक है, कैपिटल ई स्मॉल ए से हम क्या दिखाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को दिखाते हैं। ये वो मिनिमम एनर्जी होती है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है रिएक्टेंट को एक ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हमारा क्या आता है, ट्रांजिशन स्टेट आती है, जिसके बाद एंजाइम अलग हो जाता है और सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम एनर्जी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचाने के लिए। ठीक है, एंजाइम क्या करता है, एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है, किसके लिए, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लोअर हो जाती है और रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ये हमारे क्या थे, रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, और ये क्या है हमारे पास ग्रीन कलर में एंजाइम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम है, कम है, बट अगर एंजाइम नहीं हो तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक पहुँच जाएगी। रेड जो ये
रेड कर्व शो कर रखा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम और ये एक्टिवेशन एनर्जी है विद एंजाइम। तो विद एंजाइम क्या है, हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट हो रहा है कम एनर्जी का यूज़ करके। बट यहाँ पे जब एंजाइम नहीं है तो ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। तो एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, पर जो डेल्टा जी है, मतलब जो फ्री एनर्जी चेंज है, वो यहाँ पे नहीं आता। या कह सकते हैं कि फ्री एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, या कह सकते हैं रिएक्शन की इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट थे, हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इफ़ देयर इज़ नो एंजाइम। अगर एंजाइम है तो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाएगी और एक अल्टरनेटिव पाथवे के थ्रू रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो एंजाइम किसकी तरह एक्ट करते हैं, कैटलिस्ट की तरह एक ईजियर पाथवे प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत कम यूज़ होती है। तो एंजाइम स्पीड अप करेंगे रिएक्शंस को, खुद कंज्यूम नहीं होंगे रिएक्शन में, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देंगे और फ्री एनर्जी चेंज कुछ भी नहीं होगा। फ्री डेल्टा जो जी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की बात करते हैं। तो एंजाइम की हाई कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है। कहने का मतलब है कि एक एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ टाइम तक क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, देखो विदाउट एंजाइम यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा था, पर विद एंजाइम कितना हायर बन रहा है, मतलब मिलियंस ऑफ टाइम तक ये स्पीड अप कर सकता है किसी रिएक्शन को। तो हाई एफिशिएंसी होती है एंजाइम्स की। एंजाइम्स खुद किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा बट कंज्यूम नहीं होगा और उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अनचेंज्ड रहेगा एंजाइम्स, और इस वजह से हम एक एंजाइम को रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं किसी सेम पर्टिकुलर रिएक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, हाई स्पेसिफिसिटी होती है, किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे ही एंजाइम बाइंड करेगा, वो सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट। ये क्या है, एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है जो इसकी एक्टिव साइट में फिट हो सकता है, इसके अलावा कोई और सबस्ट्रेट फिट नहीं होगा। तो हमारे जो एंजाइम है वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए और स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटालाइज करते हैं। हर एक एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है जिस पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है। ठीक है, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होती है, बिकॉज एक एंजाइम मोलिक्यूल बहुत सारे सबस्ट्रेट मोलिक्यूल को क्या कर सकता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब कि एक एंजाइम को हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन में ना तो कंज्यूम होता है ना ये चेंज होता है। ठीक है, ये सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के। देखो ये लोअर टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर है और बीच में ऑप्टिमम टेम्परेचर शो किया गया है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी हाई होगी, बट वेरी लो टेम्परेचर और वेरी हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर हो सकता है, क्योंकि ये प्रोटीन का बना होता है। तो ये वे बहुत लो टेम्परेचर पर, बहुत हाई टेम्परेचर पे अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सेंसिटिव टू पीएच, एसिडिक पीएच यानी कि बहुत लो पीएच और एल्कलाइन पीएच यानी कि बहुत हायर पीएच पे भी हमारा एंजाइम काम नहीं कर पाता, क्योंकि ये प्रोटीन का बना होता है। ये ऑप्टिमम पीएच पे ही अपनी हाईली एफिशिएंसी दिखा सकता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके बाइंड हो जाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, और बाद में ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है, जिसके बाद एंजाइम अलग हो जाएगा और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और एंजाइम एज इट इज़ हमारी रिएक्शन से अलग हो जाएगा। ठीक है, इट कैन बी रेगुलेटेड, एंजाइम की एक्टिविटी को हम इनहिबिटर्स बाइंड करके, एक्टिवेटर्स बाइंड करके, एलोस्टोरिक मॉड्यूलेटर्स बाइंड करके या कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू मॉडिफाई करके या फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हम किसी भी एंजाइम की एक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब कि कम या ज़्यादा कर सकते हैं या एंजाइम के फंक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, एंजाइम को कभी कभी अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए को एंजाइम्स या को फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जो मेटल आयंस भी हो सकते हैं, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी हो सकते हैं, प्रोटीन कंपोनेंट भी हो सकते हैं और को एंजाइम्स भी हो सकते हैं, जो हमारे एंजाइम के साथ बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को एनहेंस करवाने में काम आते हैं। जैसे मेटल आयन, मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है, को एंजाइम की जरूरत पड़ती है जैसे NAD पॉजिटिव, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए।
ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, एंजाइम्स कैटलिस्ट हैं, हाईली एफिशिएंट हैं, स्पेसिफिक हैं, मॉलिक्यूल्स को रेगुलेट करते हैं और इनकी एक्शंस को भी रेगुलेट किया जा सकता है बाय बाइंडिंग ए पर्टिकुलर मेटल आयन और कोएंजाइम्स और कोफैक्टर्स। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है एंजाइम्स की? एंजाइम्स हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को में ये पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे डाइजेशन में, एनर्जी के प्रोडक्शन में, या डीएनए आरएनए के मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस में। डाइजेशन में फॉर एग्जांपल अमाइलेज एंजाइम है जो क्या करता है, हमारे स्टार्च किस में, माल्टोज में कन्वर्ट करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मेजर रोल प्ले करता है। उसी तरह पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है और लाइपेज जो है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो बहुत सारे एंजाइम हैं जो ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज, टीसीए साइकिल में एक्ट होते हैं, जैसे सिट्रेट हो गया, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम हो गए, ये सारे हमारे टीसीए साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में यूज़ होते हैं। कुछ एंजाइम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में यूज़ होते हैं ताकि हमारी क्या पिरामिड बन सके, एटीपी सिंथेसाइज हो सके। कुछ हमारे एंजाइम्स होते हैं जैसे डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए की सिंथेसिस करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज जो एमआरएनए बनाते हैं, डीएनए लाइगेज जो डीएनए फ्रेगमेंट को जॉइन करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो क्या करते हैं, डीएनए को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करते हैं। इसी तरह प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी हमारे प्रोटीएजेस यूज़ होते हैं जो प्रोटीन का डिग्रेडेशन करते हैं। अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम्स होते हैं जो अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में मेजर रोल प्ले करते हैं। लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी हमारे लाइपेज एंजाइम होते हैं जो लिपिड का ब्रेकडाउन करते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम होते हैं जो फैटी एसिड की सिंथेसिस करते हैं। इसी तरह फोटोसिंथेसिस में भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे रुबिस्को जो वर्ल्ड में सबसे लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंजाइम्स की बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कोई भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन विदाउट एंजाइम नहीं हो सकती। एंजाइम्स वर्सेस इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं लेबोरेटरी में कोई इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट यूज़ कर रही हूँ अपनी कोई भी रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए लैब के अंदर, तो उस इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में और जो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टम में जो एंजाइम पाए जाते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखो एंजाइम मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं और बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं, और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो जिनको हम लैब में यूज़ करते हैं, लैब में सिंथेसाइज करते हैं। सोर्स क्या है, ये बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाएंगे, ये केमिकल या नॉन केमिकल बायोलॉजिकल सोर्स में मिलेंगे। जो एंजाइम्स होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, पर जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं वो कम स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग कंडीशन की बात करें तो ये माइल्ड कंडीशंस में, माइल्ड टेम्परेचर पे और माइल्ड पीएच पे ही एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, बट इनको हार्शर कंडीशन की जरूरत पड़ती है जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिविटी एंजाइम्स की हाई होती है क्योंकि ये प्रोटीन के बने होते हैं, बट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की सेंसिटिविटी कम होती है। पीएच सेंसिटिविटी भी एंजाइम्स की ज़्यादा होती है क्योंकि ये डीनेचर हो जाते हैं प्रोटीनियस नेचर के होने की वजह से, और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की सेंसिटिविटी भी कम होती है। कैटेलिटिक एफिशिएंसी बहुत हाई होती है हमारे एंजाइम्स की, और ये हमारे मिलियंस ऑफ टाइम्स तक हमारी किसी रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं, पर जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं उनकी एफिशिएंसी लोअर होती है। इनको हाईली रेगुलेट किया जा सकता है इनहिबिटर्स के थ्रू, एलोस्टोरिक ग्रुप्स के थ्रू, किसको, एंजाइम्स को। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट बायोलॉजिकली रेगुलेट नहीं किए जा सकते। डीनेचुरेशन हो सकती है एंजाइम्स में क्योंकि ये प्रोटीन के बने होते हैं, बट ये प्रोटीन डीनेचुरेशन इनमें होगी पता नहीं, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि ये प्रोटीन के ही बने हों। मोलिकुलर साइज़ की बात करें तो जो बायोलॉजिकल एंजाइम्स होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो स्मॉलर साइज़ के होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बायोलॉजी में जो हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे, पेप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ेंगे, डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए की सिंथेसिस करेंगे, और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जैसे कि आयरन, हमारा पीटी, निकल, मैंगनीज ऑक्साइड, ये हमारे क्या है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है जिनको रिएक्शंस को स्पीड अप करने में यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ एंजाइम्स कंपोनेंट की, ठीक है। अब देखो एपो एंजाइम क्या होता है और होलो एंजाइम क्या होता है।
एपो एंजाइम हमारा इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की। जो हमारा इनएक्टिव प्रोटीन पार्ट होगा एंजाइम का, उसको हम क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम बोलेंगे। मतलब है तो ये एंजाइम ही और बना ये प्रोटीन से ही हुआ है, बट ये इनएक्टिव है। ठीक है, ये प्रोटीन कंपोनेंट होता है एंजाइम का जो इनएक्टिव होता है। इसको रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी नॉन प्रोटीन हेल्पर की अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो ये को फैक्टर्स को बाइंड करता है, नॉन प्रोटीन हेल्पर्स को बाइंड करता है अपने आप को होलो एंजाइम यानी कि एक्टिव कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब जो ये को फैक्टर्स हैं, ये को एंजाइम्स भी हो सकते हैं जो ऑर्गेनिक नेचर के हो सकते हैं, जैसे NAD पॉजिटिव हमारा एक को एंजाइम होता है। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए NAD पॉजिटिव की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या होगा, को एंजाइम होगा। कुछ स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी को फैक्टर की तरह एक्ट करते हैं, जैसे विटामिन NAD पॉजिटिव। ये लूजली बाइंड हो जाते हैं हमारे एपो एंजाइम्स के साथ, जिनको ईजिली डिटैच भी किया जा सकता है एपो एंजाइम से। कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रुप। और कुछ टाइटली बाइंड मोलिकुलर आयंस भी होते हैं, जैसे हीम ग्रुप हो गया, मेटल आयन हो गए, मैग्नीशियम आयन, निकल, कोबाल्ट, ये सब ये टाइटली और कोवेलेंटली बाइंड होते हैं, परमानेंट पार्ट बनाते हैं किसका, एक्टिव फॉर्म का। ठीक है, और इनको डिटैच भी किया जा सकता है हमारे एपो एंजाइम से। पर जब हमारा ये एपो एंजाइम को फैक्टर के साथ बाइंड कर जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है और हम इसको क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम बोलते हैं। तब ये कंप्लीट हो जाता है और कैटालिटिकली एक्टिव हो जाता है अपनी रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। वो यही बात यहाँ पे कही गई है कि जो एपो एंजाइम होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम्स की, जो प्रोटीन कंपोनेंट होता है, और इसको एक को फैक्टर की जरूरत पड़ती है अपने आप को फंक्शनल बनाने के लिए। तो जब इससे हमारे को फैक्टर, को एंजाइम्स या मेटल आयंस बाइंड हो जाते हैं तो ये होलो एंजाइम यानी कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बाय बाइंडिंग को फैक्टर जैसे मेटल आयंस या को एंजाइम्स जैसे NAD पॉजिटिव या विटामिन डेरिवेटिव। फिर ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देता है और कैटालिटिकली एक्टिव हो जाता है। तब हम इसको क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम यानी कि फंक्शनल फॉर्म ऑफ एंजाइम। अब हम बात करते हैं राइबोजाइम्स की। राइबोजाइम्स क्या होते हैं, जो हमारे RNA एंजाइम्स होते हैं उनको राइबोजाइम्स बोलते हैं। ये मोस्ट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन हैं जैसे राइबोजाइम जो क्या होते हैं, RNA डेरिवेटिव होते हैं। RNA एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट, तो हम उसको बोलते हैं राइबोजाइम। ठीक है, तो कैटालिटिक RNA मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, राइबोजाइम। ये वर्ड कहाँ से आया है, राइबो प्लस एंजाइम, राइबोजाइम से, मतलब कि RNA एंजाइम। एग्जाम्पल की बात करें तो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी ऑफ राइबोजाइम। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जो किसके थ्रू कोज किया जाता है, RNA कंपोनेंट के थ्रू कोज किया जाता है। और ये किसके अंदर किया जाता है, राइबोसोम मशीनरी के अंदर, जो क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो राइबोसोम एक फंडामेंटली क्या है, एक राइबोजाइम है। अपनी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की एक्टिविटी के टाइम पे ये क्या है, एक राइबोजाइम है जो RNA एंजाइम की तरह एक्ट करता है। इसी तरह RNase P भी एक RNA कंटेनिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जो क्या करता है, प्रीकर्सर tRNA को प्रोसेस करता है। इसका RNA कंपोनेंट जो होता है RNase P का, वो भी क्या करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है, मतलब कि tRNA को प्रोसेस करने का काम करता है। तो राइबोजाइम क्या है, RNA एंजाइम्स है। वाई आर राइबोजाइम्स आर इम्पोर्टेंट, जो हमारे राइबोजाइम है उनकी डिस्कवरी ये शो करती है कि जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो सिर्फ प्रोटीन तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन ही एंजाइम बनाएगा, बल्कि RNA भी क्या बना सकता है, एंजाइम्स बना सकता है। ठीक है, हमें यहाँ पे समझ में आता है कि RNA भी एज अ एंजाइम की तरह एक्ट करता है। तो जब अर्ली इवोल्यूशन हुआ था लाइफ का, तब क्या कर रहा था, RNA हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर रहा था, कुछ प्लांट वायरसेस में, कुछ बैक्टीरियल वायरसेस की फॉर्म में, और ये कैटालाइज कर रहा था कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस को भी, जिससे ये प्रूव होता है, क्या प्रूव होता है, RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस, कि RNA हमारा फर्स्ट कैटालिटिक कंपाउंड था और फर्स्ट जेनेटिक कंपाउंड था। ठीक है, ये प्रूव किया जाता है RNA के थ्रू, क्योंकि ये RNA एज अ
जेनेटिक रोल भी प्ले करता है एज अ राइबोजाइम, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कंटेन करता है कुछ प्लांट वायरसेस में एंड कुछ बैक्टीरियल वायरसेस में। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।